के दिन हम तुझसे वादा करते हैं प्यारे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं दिल भी 1,22,000 इंजीनियर की बात है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की सदारत का एक इलेक्शन मुल्क भर में बर्पा हुआ था। अब 18 दिसंबर को होने वाले इस इलेक्शन में वोटर थे और इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। इस इलेक्शन में सुनामी पार्टी, मेरा मतलब है तहरीक इंसाफ की तरफ से नजीब हारून उम्मीदवार बने और उनकी हमायत का ऐलान इमरान खान साहब ने खुद एक तकरीब में किया। दूसरे उम्मीदवार थे कादिर शाह, जो वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह के भाई हैं, और तीसरे उम्मीदवार थे नूरुद्दीन, जिनके लिए हैरत अंगेज तौर पर जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इत्तेहाद कर लिया। और चौथे उम्मीदवार थे जावेद कुरैशी, ये एक आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। अब इस इलेक्शन के गैर सरकारी नताइज हैरत अंगेज हैं, यू मस्ट हियर दिस, जिनके मुताबिक इलेक्शन में सिर्फ 16,000 इंजीनियर्स ने अपना वोट इस्तेमाल किया और वफाकी वजीर के बरादर मोहतरम ये इलेक्शन जीत गए। अगरचे उनकी जीत का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हो सका कि उनके मुखालिफिन उन पर धांधली के इल्जाम लगाकर अदालत में पहुंच गए हैं। चलिए, ये सब कुछ भी चलता रहता है, लेकिन सवाल कुछ ऐसे हैं कि जिनके जवाब समझ नहीं आते। इन पर आप भी गौर कर लीजिए, शायद आप बेहतर समझ पाएं। सवाल नंबर 1, अपनी तश्कील 9 के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने 1,22,000 वोटरों के लिए सिर्फ 78 पोलिंग बूथ क्यों बनाए? क्या आइंदा आम इंतखाबात में भी ऐसा ही होगा? सवाल नंबर 2, जो सुनामी पूरे मुल्क में फैल जाने का दावा कर रहा है, इसका उम्मीदवार इंजीनियर एक आजाद उम्मीदवार के मुकाबले में अपनी जमानत भी क्यों जब्त करा बैठा, और वो भी लाहौर में? सवाल नंबर 3, MQM और जमात इस्लामी के दरमियान जो मोहब्बतें हैं वो आपको तो मालूम ही है खुद, तो फिर ये कैसे हो गया कि इन दोनों जमातों ने एक ही उम्मीदवार यानी कि नूरुद्दीन को सपोर्ट किया? क्या ये आइंदा भी हमें शायद देखने को मिलेगा? सवाल नंबर 4, एक ऐसे इलेक्शन में कि जिसमें वोटर अपना वोट डालने से पहले तस्वीर भी खिंचवाता है, वफाकी वजीर के भाई को ऐसे किन वोटरों ने वोट डाला जिनकी कोई सूरत थी ना तस्वीर? और आखिर में ये कि क्या खुर्शीद शाह साहब ने सैयद नवीद कमर का शुक्रिया अदा किया है कि जिनकी मदद से उनके भाई इलेक्शन भी जीत गए? तलकीन करना चाहता हूं, आप देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात रफ्ता रफ्ता फिर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और वो एक धंधा जो हर साल होता है, हर साल नहीं, हर तीसरे चौथे पांचवें साल फिर लोगों को तैयार किया जाता है, तो और फिर उसमें 2-3 छोटी छोटी पार्टियों को क्रिएट करके तो चंद वोट उनमें डाले जाते हैं। ये एक सारा एक तमाशा है, इसको ज़हन नशीन कर लें। मसलन मेजर बड़ी बड़ी पार्टियां जो इलेक्शन में रहेंगी, जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो वही होंगी जिनके दरमियान इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर चलती आ रही है, इक़्तिदार गर्दिश करता चला आ रहा है जिनके हाथों में। वो मेजर पार्टियां, मेजर शेयर रखने वाली, मेजर हिस्सेदार वही होंगी। अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ पार्टियों को, कुछ लीडरों को और क्रिएट किया जाएगा, उनको 2, 4, 5, 10 सीटें कोशिश करके दिलवाई जाएंगी, 2, 4, 5, और वो बैलेंस करने के लिए ऐसे कुछ धड़े क्रिएट किए जाते हैं। वरना सारे पॉलिटिकल धड़े अगर आपस में एका करके जिस तरह इस वक्त चल रहा है एक तरफ हो जाएं, तो फिर अब तो खैर ऐसी सूरत हाल भी है कि वो सारे के सारे अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के हाथ में हैं। उनके पास अपनी कोई ज़ाती राय, कोई ज़ाती इख्तियार, कोई ज़ाती आइडियालॉजी, कोई ज़ाती तरजीहात सिरे से नहीं रही। लेकिन तरीका ये होता है कि वो कुछ डिवीजन की जाती है पार्लियामेंट में। चूँकि 400 सीटें हैं तो उसमें उनकी कोशिश होती है कि कुछ लोग और क्रिएट किए जाएं जो 2-2, 4-4, 5-5 सीटों के हामिल, ये 7-8, 10 सीटों के हामिल, 7-8 सीटों के पे मुश्तमिल कुछ ग्रुप 2-4 और वजूद में आ जाएं। ये बराह रास्त मख्फी हाथों के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि वही एफर्ट करके उनको प्रमोट करते हैं, वही इनको वोट दिलाते हैं, वही इनके लिए पूरा एहतमाम करते हैं, और वही कुछ सियासी लोगों को, जो कदावर लोग हैं जिनको विनिंग हॉर्सेस कहा जाता है, उनको कह के इनकी पार्टियों में शामिल करवाते हैं ताकि चंद लोग इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकें। तो ये उनको स्पॉन्सरशिप की जाती है और थोड़ा सा उनको हवा भी लगाई जाती है ताकि लोगों को तासुर हो कि इनके ऊपर हाथ रखा गया है, ये फ्यूचर में इनको ऊपर लाया जा रहा है,
تاکہ عوام میں بھی رائے عامہ ہموار ہو. یہ ساری کوششیں کروا کے الٹیمیٹلی ان کو 3-4 سے لے کے 5-7 سیٹوں تک کے قابل بنایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی گراس روٹ لیول پہ کوئی طاقت نہیں ہوتی. اب گراس روٹ لیول پہ آپ اپنا اندازہ کر لیں کہ جتنے بڑے اجتماع ہمارے ہوتے تھے 1990 میں بھی، اور پھر 1998، 99، سن 2000، 2001، 2002 تک کا زمانہ یاد کریں. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے علاوہ کسی کے اتنے بڑے اجتماع اور ریلیز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہوں گے. ہر طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا عوام کا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے پورا کا پورا پاسا پلٹ گیا ہے اور ماحول بدل گیا ہے. مگر ہوتا کیا ہے، وہ لوگ طرح طرح مختلف علاقوں سے جلسوں میں بھی آ جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا سمندر کا نظارہ بھی پیش کر دیتے ہیں. تو جس دن ووٹ ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، اس دن اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا. الیکشن ایک الگ تماشا ہے، یہ پورا کا پورا ایک ڈرامہ ہے، اس ملک میں نیرا ڈرامہ ہے. اب بعض خفیہ طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی 3-4 گروپ وہ ایسے کریٹ کیے جائیں کہ وہ ان کی بنیاد پر وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ بارگین کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنی شرائط کو. تو وہ ان کو ادھر ملا دیں یا ادھر ملا دیں، بعد ازاں ان کو کہیں نہ کہیں کسی کھاتے میں الٹیمیٹلی ملا دینا ہے، یا کسی کی حکومت میں شامل کرا کے چند وزارتیں دلوا دینی ہیں، تھوڑے سے ان کو ایڈجسٹمنٹ کرانی ہے تاکہ وہ ان کے اپنے آدمی بھی موجود رہیں. لہذا اب یہ الیکشن جب آئے گا تو ایک نئی فضا تیار ہوگی. یاد رکھ لیں کہ الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا، الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا، الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے